हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ला क्लासेस। तो हम देख रहे थे यूपी पुलिस एक्ट। इसमें हम सेक्शन 16 तक कवर कर चुके थे। आज हम करेंगे सेक्शन 17 जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 17 जो बात करता है विशेष पुलिस अधिकारी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के बारे में। इसके अंतर्गत निरीक्षक पंक्ति से निम्न किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर निकटतम मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो निकटतम मजिस्ट्रेट किसके, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, पुलिस अधिकारी के आवेदन पर निम्नलिखित परिस्थिति में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा। किससे? निकटतम मजिस्ट्रेट से। निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना होगा जो पुलिस अधिकारी ने, ऊपर का वही आवेदन करेगा। किस लिए? निम्नलिखित परिस्थितियों में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, ठीक है। तो कौन सी हैं वो परिस्थितियाँ? जब कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा शांति भंग हुई है, ये युक्तियुक्त शांति भंग होने की आशंका है और उपयुक्त स्थान में नियोजित बल शांति के परिरक्षण, निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। पहली बात तो कोई विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है या बलवा, ये शांति भंग हुई है या होने की संभावना है, ठीक है। और दूसरी बात कि मतलब जो नियोजित बल है, जो उस टाइम वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पर तैनात है, फिलहाल जो बल तैनात है वो उनकी निवासियों के संरक्षण के लिए, संपत्ति सुरक्षा के लिए अपर्याप्त है, मतलब काफ़ी नहीं है और अतिरिक्त पुलिस चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रत्येक पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और परित्राण पुलिस के सामान्य अधिकारी के ही समान होंगे और तदनुसार उनके कर्तव्य, दायित्व और परिस्थिति भी धारा 18 में के अनुसार यदि इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई विशेष पुलिस अधिकारी बिना किसी पर्याप्त प्रीति हेतु के सेवा करने से इनकार करता है या विधिपूर्ण अवज्ञा या निर्देश की अपेक्षा या इनकार करता है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर उसे कितने 50 रुपये से अनधिक का जुर्माना से दंडित किया जा सकता है, कह रहा है सेक्शन 19, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन 20 जो बात करता है पुलिस अधिकारियों के अधिकार, ठीक है, राइट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर। तो 20 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए पुलिस अधिकारी इस अधिनियम और दंड प्रक्रिया और विनियमित करने के लिए इसके पश्चात पारित किए गए किसी अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के उपबंधित प्राधिकार के सिवाय किसी प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब जो उन्हें शक्तियाँ दी गई हैं सिर्फ उन्हीं का प्रयोग करेंगे, अन्य कोई नहीं। और धारा 21 के उपबंध अनुसार इस अधिनियम की कोई बात किसी आनुवंशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी, ठीक है। यदि कोई अलग से स्पेशल कोई ग्राम पुलिस अधिकारी या फिर आनुवंशिक कोई पुलिस अधिकारी है, उनको प्रभावित नहीं करेगी। और जब तक कि वे अधिकारी इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती नहीं किया जाए और ऐसी भर्ती पर वह धारा 15 के तहत ही प्राधिकार रखिएगा और आनुवंशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी बिना अपनी सम्मति और बिना उनकी सम्मति के जिन्हें नाम निर्देशन का अधिकार है भर्ती नहीं किया जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य, ड्यूटीज़ क्या होंगे। तो धारा 22 के अनुसार इन अंतर्विष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ माना जाएगा और किसी भी समय साधारण पुलिस को जिले के किसी भी भाग में पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किया जा सकेगा। सिंपल बात है। सेक्शन 22 जो बात कर रहा है कि पुलिस ऑफिसर शैल बी ऑन ड्यूटी ऑन विदिन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स वह अपनी ड्यूटी पर रहेंगे, ठीक। और 23 के अंतर्गत प्रत्येक पुलिस अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य वेद किए गए हैं, ठीक है। जो पुलिस अधिकारी हैं उनके कर्तव्य कहाँ हैं? ये 22 में तो बता दिया कि 24 घंटे अपने कर्तव्य में नियोजित रहेंगे। कर्तव्य क्या होंगे बता रहा है सेक्शन 23 से आगे बढ़ाते हुए। तो किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उसे विधिता जारी किए गए सभी आदेशों और वारंटों का सत्वर पालन और निष्पादन करेगा, ठीक है। जो कोई वारंट जारी किया गया है, समन जारी किया गया, उसके आदेशों का पालन करेगा सक्षम अधिकारी ने जो उसे प्रदान किए हैं। और लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ताओं का संग्रह करेगा, अपराधों और लुक निसेंस किए जाने का निवारण करेगा, ठीक है। अपराधियों का पता करना और न्यायालय के समक्ष लाए गए उन सभी व्यक्तियों को पकड़ना जिन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त आधार है और वह प्राधिकृत है। इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी मदिरालय, जुआघर या भ्रष्ट या उच्छृंखल व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना है। और मजिस्ट्रेट को अपराध की सूचना देना तथा अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार निकाले जा सकने वाले समन, वारंट या अन्य आदेशिकाओं के लिए आवेदन करना, ये कह रहा है सेक्शन 24, ठीक है।
जो मजिस्ट्रेट को अपराध देने की सूचना देना तथा अपराध करने से वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार निकाले जा सकने वाले समन वारंट या न्यायाधीशिका के लिए आवेदन कौन सेक्शन में करते हैं 24 में, तो ये भी उसका कर्तव्य है। ठीक है। और बिना दावे वाली संपत्तियों को अपने भार साधन में लेना तथा उसकी तालिका मजिस्ट्रेट को भेजना और ऐसी संपत्ति के वेरन के लिए मजिस्ट्रेट से मार्गदर्शन प्राप्त कर उसका अनुपालन करना, ये कह रहा है सेक्शन 25। ठीक है। उसके बाद लोक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखना, ये सेक्शन 31 में बताया गया है। 27 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं रह गया है तो अपना प्रमाण पत्र वस्तु साज सज्जा करते हुए निर्वहन के लिए प्रदत्त सभी वस्तुओं को तत्काल परिदत्त कर देगा। सेक्शन 27 कह रहा है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर नहीं रहता है, ठीक है, उसने त्याग पत्र दे दिया है, जो भी हो, जिस तरह से भी हो, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं रहा है तो जो उसे प्रमाण पत्र मिला था, जो वस्त्र साज सज्जा करते हुए निर्वहन के लिए प्रदत्त किए गए थे, सभी वस्तुओं को तत्काल वापस कर देगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर उसे 200 रुपये से अनधिक की शास्ति या 6 माह से अनधिक के कारावास सहित सश्रम होगा। ठीक है, दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ये कह रहा है सेक्शन 27। ठीक, अब आ जाते हैं सेक्शन 28 पर, सॉरी 29 पर। तो कर्तव्य आदि की उपेक्षा के लिए शास्तियाँ ये बताई गई हैं सेक्शन 29 में। इसके अनुसार निम्नलिखित कर्तव्यों के निर्वहन में की गई उपेक्षा को मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर पुलिस अधिकारी को 3 माह के वेतन से अनधिक शास्ति या 3 माह से अनधिक कालावधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो कितने यदि कोई अपने कर्तव्य जो 27 में से बताए गए हैं उनका पालन नहीं करता तो कितने 3 माह तक के वेतन से अनधिक की शास्ति, जो उसके 3 माह का जितना वेतन होता है ना, इतना ही उसकी शास्ति दी जाएगी, मतलब उससे जुर्माना लिया जाएगा। और 3 माह से अनधिक अवधि के लिए कठोर सश्रम कारावास दोनों दिए जा सकते हैं। यदि पुलिस अधिकारी कर्तव्य के किसी अतिक्रमण या सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम या विनियम या दिए गए विधिपूर्ण आदेश को जानबूझकर भंग या उपेक्षा करने का दोषी है या अपने पद के कर्तव्य से बिना अनुज्ञा के या बिना 2 माह की कालावधि की पूर्व सूचना दिए प्रत्याहार करता है, जो अवकाश पर अनुपस्थित होने पर, अवकाश के अवसान पर, बिना युक्तिक कारण के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है, या जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में लगता है, या जो कायरता का दोषी है, या जो अपनी अभिरक्षा के किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है, तो यदि उसे उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि धारा 29 धारा 7 के प्रवर्तन को सीमित नहीं करती है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि उसे अगर साथ में जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई है या फिर जो वहाँ दंड दिया है तो उसका इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहाँ दिया यहाँ भी दिया जा सकता है। अब आ जाते हैं संपत्ति की निवृत्ति एवं अधिग्रहण। 2627 में बताया गया पुलिस अधिनियम की धारा 2627 संपत्ति की निवृत्ति एवं उसके अभिग्रहण से संबंधित है। और 26 के अनुसार जिले का मजिस्ट्रेट संपत्ति का निरुद्ध कर सकेगा और उन वस्तुओं का जिनके रूप में वह विनिर्देश करते हुए और यह अपेक्षा करते हुए उद्घोषणा जारी कर सकेगा कि कोई व्यक्ति जो उस पर कोई दावा रखता है इसी घोषणा की तारीख से 6 महीने के भीतर उपस्थित होकर उस पर अपना अधिकार स्थापित करे, ऐसी संपत्ति पर CRPC के 1973 के प्रावधान लागू होंगे। तो सेक्शन 26 है वो सीधे सीधे कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा या उन वस्तुओं को जिनके रूप में वह निर्देश करते हुए फिर एक अपेक्षा करते हुए घोषणा भी जारी करेगा कि मतलब जिसकी वो संपत्ति है वो 6 महीने के अंदर उपस्थित होकर अपना अधिकार स्थापित करे। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर यदि वह बेच दी गई है तो उसके आगमन पर कालावधि के अंदर जो अनुज्ञात की गई है दावा नहीं करता है तो यदि धारा 26 के अंतर्गत बेच नहीं दी गई तब मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन उसका विक्रय कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि कोई नहीं उपस्थित हो रहा है 6 माह के अंदर, वो सेल भी नहीं की गई तो उसका विक्रय कर दिया जाएगा। और 27 इस धारा 26 से 27 के दिन बेची गई संपत्ति उसके आगमन का बयान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित सेक्शन CRPC में कहाँ है 102 में अभिग्रहण से संबंधित। और जो राज्य सरकार में नीति होगी जो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टेट है ये हम कहाँ देखते हैं, ये हम देखते हैं 296 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, यदि कोई अब आ जाते हैं सेक्शन 30 पर जो बात करता है लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति। तो पुलिस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत लोक जमावों और जुलूसों के विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति संबंधी उपबंध किए गए हैं। इस निमित्त सहयोगी उपबंध धारा 30A
31 और 32 में दिए गए हैं। तो 30(1) के अनुसार पुलिस का जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक लोक सड़कों या लोक मार्गों पर या आम रास्तों में सभी जमावों और जुलूसों को आचरण और अवसर करने पर यथापेक्षित रूप से निर्दिष्ट कर सकता है और वे मार्ग जिनसे और समय जिन पर ऐसे जुलूस जा सकेंगे विहित कर सकता है। ठीक है, जो लोग जमाव हैं उनको किस तरह से जाएंगे, उनका कैसे आचरण या किस अवसर पर होगा, वो सब चीज़ विनियमित कर सकता है। जिसे जिले के या जिले के उपखंड मजिस्ट्रेट का विचार है कि ऐसा सड़क मार्ग या रास्ते में ऐसा कोई जमाव बुलाने या एकत्र करने से यदि वे अनियंत्रित रहा है तो शांति भंग होने की संभावना है, तो ऐसे जमाव के आयोजकों से साधारण विशेष सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे सम्मेलन को बुलाने या एकत्र करने वाले ऐसे जुलूस या निर्देशन का संप्रवर्तन करने वाले व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करें। ठीक है, तो इसके लिए उसे लाइसेंस जो भी मतलब ऐसा जुलूस निकाल रहा है लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेक्शन 30 सब क्लॉज 2 कह रहा है। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकेगा। 30 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत अपेक्षा के तहत आवेदन किए जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्तिधारी के नामों को विनिर्दिष्ट करते हुए और उन शर्तों का परिनिश्चित करके जिन पर ही ऐसा जमाव करने या ऐसा जुलूस बनाने की अनुज्ञा दी गई है और इस धारा को प्रत्येक अन्यथा प्रभावी करने वाली अनुज्ञप्ति दे सकता है, किंतु ऐसी किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन या उसके अनुदान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये जो लाइसेंस दिया जा रहा है ना उसके लिए कोई शुल्क नहीं होगा, कोई ठीक है कोई फीस नहीं दी जाएगी। कह रहा सेक्शन 30 सब क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। संबंधित मजिस्ट्रेट त्योहारों समारोहों के अवसर पर मार्गों में कितना संगीत है उसको भी विनियमित करेगा। सेक्शन 30 सब क्लॉज 4 कह रहा है अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण 30A में बताया 30 सब क्लॉज A में उपबंधित किया गया है। ये धारा 30 के अंतर्गत यदि अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले किसी जुलूस को कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस का जिला अधीक्षक, सहायक जिला अधीक्षक या निरीक्षक या थाने का भाषात्मक अधिकारी पुलिस अधिकारी को रोक सकता है और उसे या ऐसे किसी जमाव को जो किन्हीं यथापूर्वक शर्तों का अतिक्रमण करता है बिखर जाने का आदेश दे सकेगा। ठीक है, और उपधारा 2 के अनुसार कोई जुलूस या जमाव जो उपधारा 1 के अधीन दिए गए किसी आदेश का पालन करने में अपेक्षा इनकार करता है तो उसे विधिवत जमाव समझा जाएगा। ठीक है, और लोक सड़कों पर इत्यादि पर व्यवस्था, तो पुलिस का ये 31 कहता है कि जो लोक सड़कें हैं उन पर व्यवस्था बनाए रखेगा कौन? पुलिस। तो पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह सड़कों पर और लोक मार्गों, आम रास्तों, घाटों और उतरने के स्थानों तथा लोक समागम के अन्य सभी स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखें और जमावों और जुलूसों के अवसर पर लोक सड़कों और लोक मार्गों पर लोक उपासना के समय उपासना स्थलों के आसपास और किसी भी अवस्था में जब किसी सड़क, मार्ग, आम रास्ता, घाट या उतरने के स्थान पर कोई भीड़ हो या उसमें बाधा होने की संभावना हो, बाधाओं का निवारण करना है। ठीक है, और इसका दंड है सेक्शन 30, 30A, 31 के अंतर्गत निकाले गए आदेशों का विरोध या अवज्ञा करने वाला संगीत के लिए, जमावों या जुलूसों के आचरण के लिए अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर 200 रुपये से अधिक जुर्माने से दंडनीय होंगे। सेक्शन 30, 30A, 31 के आदेशों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको सेक्शन 32 में दंडित किया जाएगा और कितने? 200 रुपये से अधिक जुर्माने से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो होगा सामूहिक ड्रिल और प्रशिक्षण का निषेध, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।